Good morning, everybody, and welcome to my channel. So, today we are going to do chapter number 5 Agriculture. So, let's start it. Agriculture मतलब होता है means doing cropping can be said in agriculture, right? In the previous chapters, मतलब हम पिछले कुछ chapters में we have read about the importance of various resources. हमने पिछले कुछ चैप्टर में पढ़ा था कि जो रिसोर्सेज होते हैं जैसे लैंड सॉइल एंड वाटर उनकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। ठीक है, लाइक लैंड सॉइल वाटर प्लांट्स एट्सेट्रा। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट एग्रीकल्चर। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में एंड इट्स इम्पोर्टेंस फॉर मैनकाइंड, और उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है मैनकाइंड के लिए। वी नो फूड इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। हमें पता है कि जो फूड होता है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है, मतलब सबसे ज़रूरी चीज़ है। इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स के लिए, फॉर देयर सर्वाइवल, उनके सर्वाइवल के लिए। ठीक है, उनके जीवित रहने के लिए। दिस रिक्वायरमेंट ऑफ फूड हैज़ लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, मतलब फूड की रिक्वायरमेंट थी पहले के टाइम पे, इसलिए डेवलपमेंट जो एग्रीकल्चर होता है उसकी डेवलपमेंट होने लगी। अर्लियर ह्यूमन बींग्स वर डिपेंडेंट अपॉन फूड गैदरिंग। पहले जो ह्यूमन बींग्स थे वो डिपेंड होते थे किसके ऊपर, फूड गैदरिंग के ऊपर। ठीक है, मतलब फूड को इकट्ठा करना, और हंटिंग एंड फिशिंग। ठीक है, फॉर देयर सर्वाइवल। ग्रेजुअली दे स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स। धीरे धीरे वो क्रॉप्स ग्रो करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने अलोंग द रिवर वैलीज। जो रिवर की जो वैली होती है, मतलब उनके ऊपर उन लोगों ने क्रॉप उगाना स्टार्ट कर दिया। इट हेल्प्ड एंशियंट सिविलाइजेशंस। हेल्प किया उसने एंशियंट सिविलाइजेशंस को टू फ्लोरिश अलोंग द रिवर वैलीज, ताकि वो फ्लोरिश हो सके रिवर की जो वैलीज होती हैं वहाँ पर। रिवर वैलीज मतलब होता है जो रिवर के किनारे होते हैं उनको। तो एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर मीन्स कल्टीवेशन ऑफ लैंड। कि लैंड का कल्टीवेशन कैसे हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं एग्रीकल्चर। इन वाइडर टर्म्स, मतलब वाइडर टर्म्स में एग्रीकल्चर इज़ द साइंस। एग्रीकल्चर क्या है, एक साइंस है एंड आर्ट ऑफ रेजिंग क्रॉप्स। एक ऐसी आर्ट है जिससे क्रॉप्स ग्रो होती हैं। रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, जो लाइफ स्टॉक होता है उनकी रेयरिंग। फॉरेस्ट्री, ठीक है, एंड फिशिंग। ओके, नाउ वी विल बी स्टडिंग इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। कि जो एग्रीकल्चर है उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड, जो पॉपुलेशन की जो वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन है उसमें उसकी जो सबसे ज़्यादा मात्रा है, स्टिल डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। वो अभी भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं। ठीक है, फॉर इट्स लाइवलीहुड, उनके रहने के लिए। ठीक है, इट इज़ इट इज़ अ मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल। ये एक सबसे मेजर ऑक्यूपेशन है, सबसे बड़ा ऑक्यूपेशन है लोगों के लिए, जो डेवलपिंग कंट्रीज में जो लोग हैं उनके लिए। ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री। जो इंडिया है वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। ठीक है, इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री, या हेंस इट इज़ द बैकबोन ऑफ आवर कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसलिए हम लोग जो कंट्री की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है उसकी वो बैकबोन है, मतलब उसके बिना वो नहीं रह सकती। ठीक है, एग्रीकल्चर नॉट ओनली सप्लाईज फूड। जो एग्रीकल्चर है वो खाना नहीं सप्लाई करती बट ऑल्सो, मतलब खाना भी सप्लाई करती है और टू द पीपल, बट ऑल्सो क्रिएट्स ह्यूज मार्केट फॉर ट्रैक्टर्स। खाना भी प्रोड्यूस करती है और बड़ी बड़ी मार्केट्स भी मैन्युफैक्चर करती हैं जिसमें
ट्रैक्टर्स के लिए, थ्रेशर्स के लिए, हार्वेस्टर्स के लिए, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ठीक है। इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। ये जो एग्रीकल्चर है वो हेल्प करता है एम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक है, कि सब लोग एम्प्लॉयड हों। ठीक है। इरेडिकेटिंग पोवर्टी। पोवर्टी मतलब होता है गरीबी, गरीबी को हटाने के लिए। ठीक है। एनहांसिंग ट्रेड, ट्रेड को और ज़्यादा एनहांस करने के लिए। अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, जो फॉरेन जो एक्सचेंज होता है उसको अर्न करने के लिए। जैसे हमारे पास जैसे हमारी कंट्री प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कुछ भी मान लीजिए जैसे स्पाइसेस, और दूसरी कंट्री जैसे फॉरेन कंट्री को वो चाहिए, तो हम लोग उनको एज मतलब जितना उनकी कंट्री को सफिशेंट हो हम लोग उतना उनको स्पाइसेस सेंड करेंगे। वो उसके बदले में हमें फॉरेन एक्सचेंज देंगे। फॉरेन एक्सचेंज मीन्स मनी देंगे। ठीक है। तो अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। एग्रीकल्चर ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। जो एग्रीकल्चर है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल रिलेशंस। जो ग्लोबल रिलेशंस है हमारे उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, मतलब जैसे फॉरेन एक्सचेंज से जब हम एक्सचेंज करेंगे थिंग्स टू मनी, ठीक है, तो इससे जो हमारी जो ग्लोबल जो रिलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा, हाँ, ठीक है, स्ट्रेंथ से हो जाएंगे। ठीक है। बाय एनकरेजिंग इंटरनेशनल ट्रेड, जो इंटरनेशनल जो ट्रेड होते हैं उन उसके कारण ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, जो एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो इंटरनेशनल फिर उनको हम लोग सेंड करते हैं, उससे क्या होता है ग्लोबल रिलेशंस हमारे स्ट्रेंथन होते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग एग्रीकल्चर। अब ऐसे क्या फैक्टर्स होते हैं जो एग्रीकल्चर को अफेक्ट करते हैं, मतलब एग्रीकल्चर, हाँ, मतलब नेगेट मतलब क्या होता है जो एग्रीकल्चर को अफेक्ट करता है। ठीक है। व्हाट इज दिस? या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज़ पॉसिबल। जो एग्रीकल्चर की जो डेवलपमेंट है वो पॉसिबल है ओनली इन सर्टेन रीजन्स, सिर्फ कुछ रीजन्स में, कुछ जगहों में वर्ल्ड की। इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेरियस फिजिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। वो इन्फ्लुएंस होता है बाय द वेरियस मतलब बहुत सारे फिजिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स से। दे आर, वो कौन कौन से फिजिकल और जियोग्राफिकल फैक्टर्स, और सेकंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। फर्स्ट है फिजिकल है और जियोग्राफिकल फैक्टर्स। ठीक है। फर्स्ट है रिलीफ। रिलीफ मतलब होता है, रिलीफ मतलब होता है कि जो जैसे मतलब जिस जगह पे रह रहे हैं टाइप ऑफ, जैसे कई जगह पे डेक्कन है, डेक्कन प्लेट्यूज हैं, कई जगह पर प्लेन है। ठीक है। और कई जगह पर माउंटेन्स हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं रिलीफ। रिलीफ प्लेन्स आर मोर सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। जो प्लेन्स होते हैं मतलब जहाँ पे बिल्कुल प्लेन सरफेस होता है लाइक दिस। ठीक है। इसको देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। एक तो ऐसे और एक ये माउंटेन्स। ठीक है। और एक these are means can be said डेक्कन, ऐसे माउंटेन्स हो, राइट। ये हो गया हमारा डेक्कन। टाइप ऑफ समथिंग लाइक दिस, राइट। तो अब आप इन एरियाज पे देखिए कि जैसे ये जो एरिया है प्लेन एरिया, यहाँ पे की जो क्रॉप्स होती है, राइट, वो सबसे ज़्यादा अच्छे से ग्रो होती है क्योंकि यहाँ की बिल्कुल फर्टाइल सॉइल होती है। कैसी सॉइल होती है? फर्टाइल सॉइल। और ये डेक्कन वाले एरियाज पे मतलब कम ही ग्रो ही होते हैं, और माउंटेनियस एरियाज पे भी। ठीक है। प्लेन्स आर मोर सूटेबल। जो प्लेन एरियाज होते हैं वो ज़्यादा सूटेबल होते हैं फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है। देन द हाईलैंड्स, जो हाईलैंड्स होते हैं जैसे कि माउंटेन्स हो गए, ठीक है, उनसे काफ़ी बेटर होते हैं फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज जनरली
डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज जनरली हाई इन प्लेन्स। जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मतलब कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, प्लेन्स में, ठीक है। दिस हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग चीप लेबर। ये हेल्प करती हैं प्रोवाइड करने के लिए, मतलब देने के लिए चीप लेबर। चीप लेबर मतलब कम पैसों में लेबर, ठीक है। एंड मार्केट फॉर फार्म प्रोडक्ट्स, और मार्केट फार्म प्रोडक्ट्स के लिए कि जैसे कुछ भी हो गया, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, कंपोस्ट, ठीक है। हाउ एवर मोर ओवर it becomes easier to us easier to use modern equipment on plain regions, ठीक है। मतलब ये easy है हमारे लिए मॉडर्न इक्विपमेंट्स यूज़ करने के लिए प्लेन रीजन्स में, ठीक है। वेयर एज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू यूज़ मशीन्स, हालांकि ये डिफ़िकल्ट है मशीन्स को यूज़ करना ऑन रज्ड टोपोग्राफी। रज्ड मीन्स क्या होता है? रज्ड मतलब होता है कि रज्ड मतलब होता है कठोर, बहुत ज़्यादा हार्ड, ठीक है। रज्ड टोपोग्राफी, द रिवर बेसिन्स एंड डेल्टाज आर मोर सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। जो रिवर बेसिन्स मतलब रिवर के जो किनारे होते हैं और डेल्टास जो होते हैं वो सूटेबल होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सूटेबल मतलब जिसको हम लोग यूज़ कर सकें, ठीक है, फॉर एग्रीकल्चर देन द माउंटेनियस रीजन्स। जो रिवर बेसिन्स होते हैं और जो डेल्टास होते हैं वो बहुत ज़्यादा सूटेबल होते हैं एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। देन माउंटेनियस रीजन्स, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज क्लाइमेट, ठीक है। क्लाइमेट मतलब क्या होता है कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, ठीक है, और किस टेम्परेचर पे क्या ग्रो करता है उसको हम लोग कहते हैं टेम्परेचर, ठीक है। एग्रीकल्चर इज हाईली सेंसिटिव टू क्लाइमेट वेरिएबिलिटी। जो एग्रीकल्चर होता है वो एक बहुत ज़्यादा हाईली सेंसिटिव होता है, मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है कि मतलब जैसे कि वो उसी क्लाइमेट पे मतलब ग्रो होगा, ठीक है, उसी क्लाइमेट टेम्परेचर पे वो ग्रो होगा, तो इसलिए हम लोग उसको कह रहे हैं हाईली सेंसिटिव टू क्लाइमेट वेरिएबिलिटी। जो क्लाइमेट की जो चेंजेस होते हैं उनके ऊपर, ठीक है। ईच क्रॉप हैज़ इट्स ओन रिक्वायरमेंट ऑफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल। हर क्रॉप्स की खुद की रिक्वायरमेंट होती है टेम्परेचर की और रेनफॉल की। That is why the variation in climate condition support different crop patterns, ठीक है। दैट इज़ वाई, इस वजह से जो वेरिएशन है क्लाइमेट कंडीशंस में जो वेरिएशन है, ठीक है, सपोर्ट्स डिफरेंट क्रॉप पैटर्न्स, वो सपोर्ट करती है अलग अलग जो क्रॉप्स के जो पैटर्न्स होते हैं उनको, ठीक है। ग्रोइंग सीजन इज लॉन्ग इन इक्वेटोरियल एंड ट्रॉपिकल रीजन्स। जो ग्रोइंग सीजन्स होते हैं, जिस सीजन में जो क्रॉप्स ग्रो करती है वो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक होते हैं इन इक्वेटोरियल रीजन्स, जो इक्वेटर के पास जो रीजन्स होते हैं उनके पास, ठीक है, और ट्रॉपिकल रीजन्स एज कम्पेयर टू द सेम इन टेम्परेट रीजन्स, ठीक है। So then the next point is soil. Soil, rich in minerals and organic matter, supports agriculture. जो सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा रिच होती है, मतलब फुल ऑफ मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर से होती है, वो सपोर्ट्स एग्रीकल्चर, वो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती है। केमिकल कॉम्पोजिशन, जो केमिकल को जो मिला के जो बनता है, एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, जो सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो प्लेस टू अलग अलग जगह पे वेरी करता है, ठीक है। विच लीड्स टू वेरिएशन इन सॉइल टाइप, जिससे वेरिएशन होती है सॉइल टाइप में। जैसे आप कहीं पर भी जाओगे, जैसे मतलब आपको अलग अलग क्रॉप्स मिलेगी, ठीक है, जैसे डेजर्ट रीजन्स पे आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सॉइल मिलती है, ठीक है, लाइक दैट। और अकॉर्डिंग टू द सॉइल टाइप, अ लार्ज वेराइटी ऑफ सॉइल
लार्ज वेराइटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ उगती है एज पर द की सॉइल कैसी है, ठीक है। एलुवियल सॉइल है, ठीक है, ब्लैक सॉइल है, ठीक है, ऐसे इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। एलुवियल सॉइल एंड ब्लैक सॉइल आर द मोस्ट फर्टाइल सॉइल फॉर एग्रीकल्चर। जो एलुवियल सॉइल हो गई और ब्लैक सॉइल जो होती है ना, वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है, ठीक है, मतलब जिनके ऊपर क्रॉप्स ग्रो हो सकते हैं, ऐसी सॉइल होती है फॉर द एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए। तो हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग एग्रीकल्चर, जो ऐसे फैक्टर्स जो एग्रीकल्चर को अफेक्ट करते हैं, उसका हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ लिया, मतलब फिजिकल और जियोग्राफिकल फैक्टर्स, और सेकंड है इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम लोग एक बार, मैं आपको फिजिकल और जियोग्राफिकल फैक्टर्स रिवाइज करा देती हूँ। देखो, फिजिकल और जियोग्राफिकल फैक्टर्स मतलब होता है कि उसमें तीन पार्ट्स होते हैं, रिलीफ, क्लाइमेट और सॉइल, ठीक है। रिलीफ मतलब होता है कि वहाँ पर मतलब क्या है कि रिलीफ कैसा है वहाँ का, मतलब कैसी सॉइल कैसी है, तो मतलब सॉइल नहीं, सॉरी, मतलब वहाँ प्लेन एरिया है, डेक्कन एरिया है, ठीक है, माउंटेनियस रीजन्स है, इसलिए। तो जो रिलीफ होता है वो उसमें सबसे जो सूटेबल होता है वो होता है प्लेन, प्लेन, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ होते हैं, इसलिए वहाँ पर जो मार्केट होती है वहाँ पे फार्म प्रोडक्ट सबसे अच्छे मतलब अच्छे से मिल जाते हैं, और जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं वो हमें इजीली हम लोग वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। फिर सेकंड है क्लाइमेट। क्लाइमेट में मतलब जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ज़्यादा हाईली सेंसिटिव होता है, और जो क्लाइमेट क्लाइमेट में मतलब कैसा वहाँ का टेम्परेचर हमें चाहिए वो ये बताता है, ठीक है, जिससे कि वो क्रॉप ग्रो हो सके, ठीक है। जैसे कि जो वीट है वो एक ऐसी क्रॉप है जो, और मतलब वीट एक ऐसी क्रॉप है जो टेम्परेट रीजन में ग्रो होती है, राइस ग्रो होता है ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है। जो ग्रोइंग सीजन होता है इन सब का वो ज़्यादा लॉन्ग होता है, ठीक है। फिर सॉइल, फिर हमने सॉइल में मतलब अलग अलग सॉइल होती है, तो वहाँ पर हमें उसी तरीके से वहाँ के क्रॉप्स ग्रो होते हैं, मतलब जैसे कि कहीं पर जो सबसे जो फर्टाइल सॉइल होती है वो होती है एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल, ठीक है। अब सेकंड, फर्स्ट तो हमने पॉइंट अच्छे से पढ़ लिया। अब सेकंड पॉइंट है इकोनॉमिक फैक्टर्स। क्या फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक में। सबसे फर्स्ट है साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स, कि जो लैंड कैसी है, मतलब साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स मतलब किसके पास कितनी लैंड है, ठीक है। द साइज ऑफ फार्म्स अफेक्ट द एग्रीकल्चरल पैटर्न। जो फार्म्स के जो साइज होते हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा फार्म है, फिर कोई छोटा फार्म है, ठीक है। द साइज ऑफ फार्म्स अफेक्ट द एग्रीकल्चरल पैटर्न। वो अफेक्ट करता है एग्रीकल्चरल पैटर्न, मतलब एग्रीकल्चर का पैटर्न कैसा है, ठीक है। एंड द यील्ड पर यूनिट हेक्टेयर, मतलब जो फार्म्स है, फार्म का जो साइज है वो अफेक्ट करता है कि उसका एग्रीकल्चरल पैटर्न कैसा होगा, ठीक है। और यील्ड पर यूनिट हेक्टेयर, यील्ड मतलब क्या होता है, यील्ड मतलब होता है अमाउंट ऑफ क्रॉप ग्रोन, ठीक है। तो यील्ड पर यूनिट हेक्टेयर, एक हेक्टेयर मीन्स 10, मतलब 1 हेक्टेयर पर यूनिट हेक्टेयर, मतलब वेट, जैसे कि 10 मतलब होता है कि मतलब 1 हेक्टेयर में होता है 10, ठीक है, मतलब आप अभी तक 10 समझ लीजिए बस, ठीक है, ओके। हेक्टेयर इन द डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज, ऐसे एरियाज जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज की, ठीक है। द फार्म साइज, जो फार्म का जो साइज है कि कितना बड़ा फार्म है कितना छोटा फार्म है, इज जनरली वेरी स्मॉल, बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, मतलब काफ़ी बार ड्यू टू ग्रोइंग रूरल पॉपुलेशन, क्योंकि रूरल पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, दैट्स वाई। एंड द लॉ ऑफ सक्सेशन मीन्स, जैसे किसी के पास एक बड़ा, बहुत बड़ा फार्म है, ठीक है। अब वो उस को मतलब जैसे अपने बेटों को देगा, ठीक है, मतलब ऐसे कर करके, जैसे कोई एक पर्सन है, वेट मैं आपको दिखाती हूँ। हम्म, हम्म,
ओके, लाइक मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। लाइक देर इज़ अ पर्सन, देर इज़ अ पर्सन, और ये इसके पास इसकी ये पूरी बड़ी लैंड है, ठीक है। यहाँ पे मतलब इसके पास पूरी क्रॉप्स है। फिर अब इसके मतलब बेटे हैं, ठीक है, मे बी 4 मान लीजिए। अब इसको अब ये पर्सन इनको इसको क्रॉप्स देगा। अब जैसे एक पर्सन को जैसे इतनी इतनी मिली क्रॉप्स, ठीक है। अब फिर इनके भी अब हुए बेटे, ठीक है। अब इन्होंने इनको भी हाफ हाफ कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब ये कहाँ ये इतनी बड़ी लैंड थी, अब कहाँ ये सबको इतनी छोटी छोटी मिल गई। अब ना ये इन छोटे छोटों में क्या नाम है, अच्छे से इनको फर्ट मतलब इक्विपमेंट्स, मॉडर्न इक्विपमेंट्स नहीं यूज़ कर सकते थे, ठीक है। मॉडर्न इक्विपमेंट्स, ठीक है। क्योंकि अब ना ही इनके ऊपर ट्रैक्टर्स यूज़ कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मॉल एरिया हो गया, ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा स्मॉल एरिया हो गया। अब ऐसे कर करके ही अभी इतना छोटा होगा, फिर राइट, फिर अभी इतना छोटा हो जाएगा एट लास्ट, ठीक है। ऐसे कर करके अब सबको तो बहुत ज़्यादा स्मॉल ज़मीन मिली। अब इसलिए ना ही अब इस क्रॉप के ऊपर ना ट्रैक्टर्स यूज़ कर सकते ना और कुछ मॉडर्न इक्विपमेंट्स यूज़ कर सकते, तो एट लास्ट ये लैंड रुइन हो जाती है, ख़राब हो जाती है, ठीक है। ओके, डेंसिटी। ओके, लॉ ऑफ सक्सेशन विच लीड्स टू फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड, विच लीड्स टू, जिससे क्या हो जाता है, फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन मतलब होता है कि लैंड का बट जाना, ठीक है, ऑफ लैंड। द स्मॉल फील्ड्स आर मोस्टली नॉट इकोनॉमिकल। जो स्मॉल फील्ड्स होते हैं वो ज़्यादातर नॉन इकोनॉमिकल होते हैं। मतलब जैसे जब ये सबको इतनी इतनी स्मॉल स्मॉल मिल गई, जैसे अब मैं इसको जूम करके इतना कर देते हैं, ठीक है। अब ये सबको इतनी इतनी मिली तो अब ये नॉन इकोनॉमिकल हो जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ना ये कोई ट्रैक्टर यूज़ कर सकते, ना ये कोई मॉडर्न इक्विपमेंट यूज़ करते, सो लास्ट में ये जो लैंड हो जाती है बहुत ज़्यादा बैरन हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है? बैरन, ठीक है। वेट, ओके, यस, लैंड द स्मॉल आर नॉट इकोनॉमिकल, ठीक है। अब ये जब छोटी लैंड होगी तो उससे उनको कुछ मतलब पैसे भी नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि ना ही अब इनके ऊपर कुछ क्रॉप्स ग्रो हो पा रही हैं, ठीक है। फिर है लेबर, कि लेबर मतलब कि वहाँ के जो उनके ऊपर जो लोग काम करेंगे लैंड के ऊपर, ठीक है, अब उनके बारे में पढ़ेंगे। द अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर हैज़ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ अ रीजन। अवेलेबिलिटी लेबर की कैसे, कि कहाँ पे कैसे लेबर मिलते हैं, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है कि क्रॉप कैसा ग्रो होगा किस रीजन में। जैसे आप अगर आप कभी पंजाब गए होंगे तो वहाँ पे मतलब हार्वेस्टिंग के टाइम पे जो लेबर्स होते हैं वो मोस्टली ऑक्यूपाइड होते हैं, क्योंकि उस टाइम पर मोस्टली सब उनको उन लेबर्स को जो क्रॉप्स होते हैं उनको कटवाने के लिए करते हैं, ठीक है। दैट्स वाई। और द अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर हैज़ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ अ रीजन। द लेबर रिक्वायरमेंट वेरीज विद डिफरेंट क्रॉप्स। कि जो लेबर की जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स के साथ चेंज होती रहती है। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के ज़्यादातर पार्ट्स में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट
सीजन के थ्रू अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स जैसे कुछ जगहों पर, मतलब जैसे आप पंजाब में ही, चलो पंजाब का एग्जांपल ले लेते हैं। हार्वेस्टिंग के टाइम पे सब कुछ, मतलब लेबर एट लास्ट मिलना बहुत ज़्यादा टफ होता है, ठीक है। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है वहाँ पर। जैसे अब आप हम्म, जैसे किसी मंथ में हार्वेस्टिंग होएगी, ठीक है। तो अब उससे मतलब उससे 2-3 मंथ्स अगर आप पहले देखेंगे ना, वो लेबर्स अनएम्प्लॉयड होंगे, मतलब उनको कोई ले नहीं रहा होगा, काम नहीं दे रहा होगा, बिकॉज जब उनका यूज़ होगा तभी तो होगा उनका यूज़, ठीक है। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, कि सीजन के थ्रू अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एग्जिस्ट्स, एग्जिस्ट्स, हम्म एग्जिस्ट के बाद इट्स रिटन अ वर्ड, नॉट गिवन फुल, राइट। या इट्स रिटन इन हियर, वेट, it's in, that's in, right? ओके, एग्जिस्ट्स इन रूरल एरियाज, जो रूरल एरियाज होते हैं वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। वेयर एज ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ सोइंग एंड हार्वेस्टिंग, सोइंग मतलब बोना किसी चीज़ को, और जब हार्वेस्टिंग उसको काटना, देयर कुड बी अ शॉर्टेज ऑफ लेबर, वहाँ पे शॉर्टेज हो सकती है लेबर की, क्योंकि सब लोगों को फिर एम्प्लॉयड हो जाते हैं वहाँ के सब लेबर्स, ठीक है। द फार्मर्स ऑफ पंजाब, जो फार्मर्स होते हैं पंजाब के, ग्रेटली डिपेंड ऑन माइग्रेंट लेबर्स, बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है माइग्रेंट लेबर्स के ऊपर, ठीक है। फॉर ग्रोइंग वीट एंड राइस क्रॉप्स, टू ग्रो करने के लिए वीट और राइस के क्रॉप्स, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग कैपिटल। यहाँ पे कैपिटल मतलब जैसे किसी स्टेट की कैपिटल मतलब नहीं होता, तो यहाँ पर कैपिटल मतलब होता है वेट, यस। तो यहाँ पे क्या था, हम्म ओके, कैपिटल, राइट। तो कैपिटल मतलब यहाँ पर होता है, व्हाई इज इट नॉट राइटिंग, ओके, कैपिटल, कैपिटल मतलब होता है, मतलब मनी, या मतलब मैं आपको ब्लैक से लिख के दे रहा हूँ, मीन्स मनी से रिलेटेड, ठीक है। मनी से रिलेटेड, या फिर कोई हो गया बिजनेस, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं कैपिटल, ठीक है। दैट्स इम्पोर्टेंट, ओके। कैपिटल मतलब होता है कुछ भी, मनी हो गया, बिजनेस हो गया, ठीक है, उसको उसको हम लोग कहते हैं क्या, कैपिटल, ठीक है। मनी और बिजनेस से रिलेटेड। ऑल एग्रीकल्चर इनपुट्स, जो एग्रीकल्चर के जो इनपुट्स होते हैं, लाइक HYV सीड्स, HYV सीड्स मीन्स हाई यील्ड वेराइटी सीड्स, मतलब जो बहुत ज़्यादा हाईली जो वैरायटी होती है सीड्स की, उसको HYV सीड्स कहते हैं, मीन्स ऑफ इरिगेशन, ठीक है। इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, हायरिंग लेबर, लेबर को हायर करना, मशीन्स, लैंड लीज, लैंड लीज क्या होता है, लैंड लीज मतलब किसी को रेंट देना, मीन्स मतलब होता है लैंड लीज मतलब रेंट देना किसी को,
ठीक है। या बॉर्डर हो गया, फ्यूल हो गया, फ्यूल पावर एंड वेटनरी सर्विसेज। वेटनरी सर्विसेज मतलब जैसे अब वो लोग किसी फार्म में मतलब यूज़ करते हैं जैसे यहाँ पे कोई फार्म है वो यूज़ करते हैं उसको मतलब, तो वेट वहाँ पे मतलब बुलक कार्ट्स कह रही हूँ मतलब जो काउज होती हैं, ठीक है, उनको यूज़ करते हैं मतलब किसी काम मतलब जैसे सो करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर यूज़ होते हैं मतलब फिर अगर उनकी तबीयत ख़राब हो गई तो हमें वेटनरी सर्विसेज चाहिए, ठीक है। ठीक है। द कल्टीवेशन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स, जो कमर्शियल क्रॉप्स होते हैं उनकी जो कल्टीवेशन यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, नई नई टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हुए, रिक्वायर्स मोर कैपिटल, ज़्यादा कैपिटल यूज़ करती है देन रिक्वायर्ड इन द ट्रेडिशनल वे ऑफ कल्टीवेशन। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डू यू नो, HYV सीड स्टैंड फॉर हाई यील्ड वेराइटी सीड्स, ठीक है। These seeds can produce up to 10 times more crops, ठीक है, than the regular seeds on the same area of land, ठीक है। These seeds have shorter life cycle and enable the farmers to practice multiple cropping. The HYV seeds, especially for food grain crops, were developed by scientists basically to improve food supplies and reduce famine in developing countries. मतलब HYV सीड्स मतलब ऐसे सीड्स जो मतलब ज़्यादा रेगुलर जो सीड्स होते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे सीड्स, ठीक है। और उन सीड्स को मतलब हम लोग यूज़ करते हैं फॉर मतलब ताकि मतलब जो लोग होते हैं जो क्या नाम है उसका मतलब मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए मतलब भी बहुत सीड्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि वो एक जगह उगाते हैं तो वो शॉर्टर पीरियड के लिए उगते हैं और फिर उसके बाद देखिए डैमेज तो नहीं मतलब होते वो, ठीक है, मतलब उन सॉइल की फिर फर्टिलिटी कम हो जाती है, ठीक है, तो वो दूसरी जगह पे जाके फिर उनको ग्रो करते हैं, ठीक है। ये होता है मतलब हेल्प करता है फूड की जो सप्लाईज है और उनको करने के लिए मतलब इम्प्रूव करने के लिए एंड रिड्यूस फेमाइन, फेमाइन मीन्स अकाल, ठीक है। तो टाइप नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, so we will be studying this topic in the next video. With this, thank you so much and have a great day. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको किसी भी चैप्टर की वीडियो चाहिए सो आई विल अपलोड इट, ओके, so please comment me below. With this, thank you so much and have a great day. Bye.